राधे राधे। बोलिए। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? सब ठीक हो जाइएगा। बोलिए तो राधे राधे। एक चीज़ हमेशा आप दिमाग में रखो, पढ़ना नहीं है, तैयारी करना है। अभिमन्यु की एक बात बहुत अच्छी लगती है, जानते हो कौन बात? हिम्मत से हारना, लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारना। हिम्मत से हारना, लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारना। तैयारी एक दिन में तो नहीं, लेकिन एक दिन जरूर होगी। आप लगातार मेहनत करते रहोगे तो। लगातार पढ़ने से तैयारी होती है, लगातार तैयारी करने से आपका रिजल्ट आता है। कम पढ़ो लेकिन रेगुलर पढ़ो। तो आज जो है 4 बजे भोर में उठली, ओने नल पर गेली, चापा कल पर गेली, बर्तन का मारली 2 पैर ढंढनाल। पूरा घर वाला जान गए कि अब क्या, अब तो ये पढ़े लागे। भोर में जो है उठा, देखें कितना पढ़ंकुआ बनल है। आ जाके ओने धर के एकदम धर के उन्हें थोसरल ही उंघरल ही ऐसे, है ना? ये सब नहीं होगा। तैयारी करो। हारना ही है तो हिम्मत से हारेंगे, लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे। आपके सामने एक अच्छा उदाहरण है, पॉइंट को समझिए। अब यहाँ जो है देखते हैं क्वेश्चन आज का क्या है से। कुंज विहारे, क्योंकि हम कुंज विहारे वाले हैं। यहाँ जो है देखिए क्वेश्चन है, इस संविधान का पॉइंट है कि संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया। संविधान का प्रारूप तैयार किया किसने? तैयार किया संविधान का प्रारूप। ये आपका प्रश्न है। आपके दिमाग में आ रहा है भी आर अम्बेडकर साहब? माइंड में आ रहा है ना? माइंड में आ रहा है ना? भीमराव अंबेडकर साहब, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर प्रारूप कमेटी का, ड्राफ्टिंग कमेटी का, पांडुलेखन कमेटी का वो अध्यक्ष थे। कुल 7 को थे सदस्य, अध्यक्ष सहित। वह प्रारूप कमेटी का अध्यक्ष थे। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारूप किसने तैयार किया। हम लोग को गांव घर में कोई मंदिर बनाना होता है, या शादी विवाह होती है, या किसी भी प्रकार का कोई फंक्शन होती है, तो उसका हम लोग उसका प्रारूप तैयार करते हैं। शादी जब होती है या किसी भी प्रकार का कार्यक्रम होती है, तो उसका हम लोग प्रारूप तैयार करते हैं। सबसे पहले कौन काम करना है, यह काम बैंड बाजा वाला आया कि नहीं, हलवाई आया कि नहीं, कौन मिठाई बनाना है, कि कोई मिठाई बनाना है, इसको प्रारूप बोलते हैं। कितना दिन में यह तैयार हो जाएगा, कब इसको काम है। उसी तरह से संविधान का प्रारूप को तैयार किया किसने, यह प्रश्न आपको है। अब यहाँ आगे जो देखते जाओ। सबसे पहले आप ये जानते हैं कि भारत देश का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। सबसे पहले सर्वप्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है। सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका का है। बरमूडा भी विकल्प में दे देता है, जो विकल्प में देगा वही आंसर, बरमूडा या अमेरिका। अलिखित संविधान ब्रिटेन का है। समझ रहे हैं बात को? संविधान का जनक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। यहाँ जो देखो, इसको अभी पॉइंट को छोड़ो, अभी यहाँ जो है देखो, B.R. अम्बेडकर, संविधान का जनक B.R. अम्बेडकर साहब को कहा जाता है। बी से होता है भीमराव, बी से होता है भीमराव, आर से होता है रामजी, और ए अंबेडकर। अंबेडकर, भीमराव रामजी अंबेडकर। यानी कि इनकी मां का नाम था भीमाबाई, भीमाबाई सकपाल, भीमाबाई सकपाल। इनकी मां के नाम पर इनका नाम पड़ गया भीमराव। इनके पिताजी का नाम था रामजी सकपाल। इनके पिताजी का नाम था रामजी सकपाल। इनके पिताजी के नाम पर पड़ गया रामजी। इनके गुरु का नाम था कृष्ण केशव अंबेडकर, कृष्ण केशव अंबेडकर। तो इनके गुरु के नाम पर पड़ गया अंबेडकर। यानी कि भीमराव रामजी अंबेडकर इनका फुल नेम होता है। हम लोग जल्दीबाजी में मार देते हैं भीमराव अंबेडकर। बी से ही हुआ भीमराव, और आर से रामजी, अब अंबेडकर। बात को समझ रहे हैं? अब यहां ध्यान से समझिए।
भीमराव अंबेडकर साहब के विषय में जितना भी अधिक शब्द बोला जाए वह कम पड़ेगा। सबसे अधिक पढ़े लिखे हुए व्यक्ति थे। इनके बारे में एक अलग टॉपिक बताएंगे, न तो बोलते रहेंगे तो बोलते ही रह जाएंगे। लेकिन जो मूल बात है ये जानना है कि संविधान का जनक बी आर अम्बेडकर, इनका फुल नेम आप जान गए। अब यहाँ पर देखिए, संविधान का जनक बी आर अम्बेडकर साहब, संविधान की जननी बी आर अम्बेडकर साहब। लेकिन संविधान की जो जननी है यह केवी राव के सुझाव पर दिया गया था। आपका क्वेश्चन देता है कि संविधान की जननी किसको कहा जाता है, तो भीमराव अम्बेडकर साहब को, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को। लेकिन यह किसके सुझाव पर दिया गया, तो केवी राव के सुझाव पर। नोट कर लेना, संविधान का जनक तो जानबे करते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, संविधान की जननी केवी राव के सुझाव पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को ही कहा गया। इसको आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट नंबर जो है पॉइंट को जो है देखिए, आप कहाँ फंसते हैं वहां वो चीज बता रहे हैं। विश्व में जितने भी देश है, नोट कर लेना, ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिसको संविधान का जननी कहा जाता है। एक व्यक्ति के रूप में भारतीय संविधान का जनक या जननी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हुए। केवी राव के सुझाव पर जननी कहा गया। लेकिन पूरे विश्व में जितने भी देश है उसमें से ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिसको संविधान की जननी कहा जाता है, यानी कि संविधान की उत्पत्ति माना जाता है ब्रिटेन से ही। लिखा गया भले ही अमेरिका में सबसे पहले, लेकिन संविधान की जननी माना जाता है ब्रिटेन को। ठीक उसी प्रकार भारत देश के संविधान ने मौलिक अधिकार को कहां से ग्रहण किया, तो अमेरिका से। लेकिन मौलिक अधिकार की उत्पत्ति जो माना जाता है वह ब्रिटेन से मानी जाती है। संविधान सभा वर्ड सुने, संविधान सभा वर्ड, संविधान सभा शब्द की उत्पत्ति ब्रिटेन का देन है। लेकिन जो संविधान सभा का जो प्रयोग किया गया, निर्माण किया गया, वह अमेरिका में किया गया। देखो कैसे क्वेश्चन को घुमा रहा है। संविधान सभा शब्द की उत्पत्ति ब्रिटेन के हेनरी मैन ने किया था, हेनरी मैन। संविधान सभा शब्द की उत्पत्ति ब्रिटेन के हेनरी मैन ने किया था, हेनरी मैन, समझ रहे हैं ना। लेकिन संविधान सभा का प्रयोग जो किया गया वह अमेरिका के संविधान में किया गया। ये सब छोटी छोटी बात है, छोटी छोटी बात है, लेकिन छोटी छोटी है मगर मोटी मोटी बात है। समझ रहे हैं बात को। अब यहां पर जो है देखेंगे कि बी आर अम्बेडकर, जहां फंसते हैं उस चीज को हम बता रहे हैं, दिमाग में रखिएगा। बी आर अम्बेडकर साहब सबसे पहले चुनाव कहां से लड़े, तो सबसे पहले चुनाव लड़े बंबई से। पॉइंट को समझिएगा, मुंबई बोला जाता है अभी, बंबई से सबसे पहले वह चुनाव लड़े, लेकिन हार गए, हार गए। सेकंड में चुनाव कहां से लड़े, तो पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र था जयसुर कुलना, जयसुर कुलना एक क्षेत्र था पश्चिम बंगाल का। वहां से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब संविधान सभा का सदस्य जो है चुने गए। माइंड में रखिएगा, महात्मा गांधी संविधान सभा का सदस्य नहीं थे, बी एन राव संविधान सभा का सदस्य नहीं थे। ये पश्चिम बंगाल के जयसुर कुलना क्षेत्र से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब चुने गए। जब देश का बंटवारा हुआ तो यह जयसुर कुलना क्षेत्र चला गया बांग्लादेश में। अब यहां ध्यान से समझिएगा, आज जयसुर कुलना जब क्षेत्र चला गया तो यह सीट खाली हो गया, खत्म हो गया है कहानी जयसुर कुलना क्षेत्र का। जब जयसुर कुल, जिस क्षेत्र से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर चुने गए, वह क्षेत्र चला गया दूसरे देश में। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को रहना जरूरी था, क्योंकि उनको संविधान का शिल्पीकार कहा जाता था। शिल्पीकार, आधुनिक मनु, शिल्पीकार, जनक, जननी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। हिंदू धर्म की पहेलियां किसने लिखा था, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। पाकिस्तान पर विचार
किसने लिखा? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। तो जब ये घटना घटी तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव। संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। तो बी.एन. राव साहब ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फोन किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से बात हुई बी.एन. राव का। और जब बातचीत हुई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मुंबई के प्रधानमंत्री बीजी खरे को पत्र लिखा। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा में रहना अनिवार्य है। इसलिए ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पीएम, उस समय पीएम कहा जाता था मुख्यमंत्री को, तो बीजी खरे को उन्होंने पत्र लिखा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बीजी खरे को कहा कि आप एक सीट खाली करवाइए। तो मुंबई का सीट खाली करवाया गया। यहाँ से चुने गए थे जयकर, एम.आर. जयकर जो है यहाँ से चुने गए थे। तो बीजी खरे ने जयकर को सीट को खाली करवाया और डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को मुंबई से उनको सदस्य जो है बनाया गया। तो ध्यान से समझो, सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहाँ से चुनाव लड़े? तो मुंबई से सबसे पहले लड़े और सबसे पहले हार भी गए। तो इसको ऐसे दिमाग है, अधिकतर लोग जो सबसे पहले लड़ता है चुनाव हार ही जाता है। तो सबसे पहले कहाँ से चुनाव लड़े? तो मुंबई से। क्या हुए? तो हार गए। फिर इसके बाद कहाँ से चुनाव लड़े? तो पश्चिम बंगाल से, जयसुर कुलना क्षेत्र से। फिर क्या हुआ? बंटवारा होने के बाद ही चला गया दूसरे देश में। अब क्या हुआ? उनको रहना अनिवार्य था, तो फिर अब दोबारा मुंबई से जो है चुनाव उन्होंने जीता। तो क्वेश्चन को समझो, कैसे क्वेश्चन देगा। स्वतंत्रता के पूर्व, लुसेंट वगैरह पढ़ते होंगे तो देता होगा कि स्वतंत्रता से पूर्व कहाँ से वह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर निर्वाचित हुए? तो पश्चिम बंगाल से। स्वतंत्रता के पूर्व पश्चिम बंगाल से निर्वाचित हुए। स्वतंत्रता के बाद ही ना हुआ जी। स्वतंत्रता के बाद जो है, स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ? स्वतंत्रता के बाद जो है यह जो है दूसरा देश में चला गया। तो मुंबई से लड़े। तो प्रश्न देता स्वतंत्रता से पूर्व तो पश्चिम बंगाल, स्वतंत्रता के बाद कहाँ से चुने गए? तो मुंबई से। सबसे पहले कहाँ लड़े? तो मुंबई में। कहाँ हुए? तो हार गए। दूसरी बार बाद में कहाँ से लड़े? तो पश्चिम बंगाल से, जीत गए। फिर पुनः मुंबई में आए। जैसा क्वेश्चन जैसा जवाब। स्वतंत्रता से पूर्व पश्चिम बंगाल और स्वतंत्रता के बाद मुंबई। ये सब कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसको माइंड में रखिएगा। अब यहाँ ध्यान से समझिए क्या क्वेश्चन देता है इसे। अब ये जो है प्रश्न देता है, कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा पहचान है। बैटरी खत्म, यहाँ आदमी को बैटरी खत्म हो जा रहा है। ये तो वो अथी है, माइक है ना। तो ध्यान में रखिए, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर सबसे पहले चुनाव कहाँ से लड़े? तो मुंबई से। फिर हार गए। फिर कहाँ से चुनाव लड़े? तो पश्चिम बंगाल के जयसुर कुलना क्षेत्र से। और जयसुर कुलना क्षेत्र से वह चुनाव लड़े तो जीत गए। फिर देश का जब बंटवारा हुआ तो जयसुर कुलना क्षेत्र अपने देश में नहीं रहा। फिर क्या हुआ? फिर मुंबई से फिर वह जो है दोबारा चुने गए। तो स्वतंत्रता से पूर्व रहेगा तो पश्चिम बंगाल, और स्वतंत्रता के बाद रहेगा तो मुंबई आंसर हो जाएगा। कन्फ्यूजन रहता है, कन्फ्यूजन का हटाने का नाम है कुंज बिहारी जीएस एकेडमी। अब यहाँ जो है देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसे। बी.एन. राव के विषय में जानिए। बी.एन. राव के विषय में आप जानिए कि बी.एन. राव से संबंधित क्या क्वेश्चन देता है इसे। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले कि बी.एन. राव का फुल नेम है बेनेगल नरसिंह राव। बी.एन. राव का फुल नेम है। बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। कहूं कि ये बात जानते हैं, कोई आप नया न बता रहे हैं, कुछ नया बताइए, बताएं नया। प्रश्न दे देगा कि संवैधानिक प्रवक्ता कौन थे?
संवैधानिक प्रवक्ता कौन थे? तो राधा कृष्णन संवैधानिक प्रवक्ता थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को, और सबसे अंतिम बैठक हुआ 24 जनवरी 1950 को। पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुना गया। 2 दिन के बाद फिर मुस्लिम लीग के बहिष्कार किया गया। तो 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, इसलिए विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि यह एक ऐसा मंडप है कि जहाँ से दूल्हा गायब है। आएगा मैया। संविधान सभा के जो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। कुल महिला थी 15। उसमें से 389 सदस्यों में से 207 सदस्यों ने भाग लिया पहली बैठक में। और जब पहली बैठक में भाग लिया 207 सदस्यों ने, तो उसमें से मुस्लिम लीग का जो 73 सदस्य थे भाग नहीं लिया। तो जब भाग नहीं लिया 73 सदस्य ने, तो विंस्टन चर्चिल ने इस संदर्भ में कहा कि यह एक ऐसी मंडप है जहां से दूल्हा गायब है। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर चर्चिल कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चर्चिल थे। कंटेंट को समझो, कैसे क्वेश्चन देगा से। चर्चिल नहीं कहा था कि यह एक जातिवादी, कैबिनेट मिशन को यह एक जातिवादी संस्था है। कैबिनेट मिशन के विषय में चर्चिल ने कहा था कि यह एक जाति का संस्था है। आ रही है बात समझ में ना? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, और सच्चिदानंद सिन्हा को ही कहा जाता है आधुनिक बिहार का निर्माता। नोट करते जाना, गर्दा उड़ा देना एग्जाम में। आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा। देश का एकीकरण करने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल से दिमाग में आ गए, बताइए 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 बताइए, संविधान सभा का कौन ऐसा सदस्य थे जो सरदार की उपाधि मिला? दिमाग में आ रहा है ना? सरदार वल्लभ भाई पटेल? नो, सरदार पनिक्कर, के एम पनिक्कर, सरदार के एम पनिक्कर। अच्छा एक बात बताइए तो जी, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष आप जानते हैं ना सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष जानते हैं ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक बात बताइए कि संविधान सभा का प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? बात को समझ रहे हैं? संविधान सभा का प्रथम उपाध्यक्ष कह रहा, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी, फ्रैंक एंथोनी। अब प्रथम उपाध्यक्ष कैसा में? तो अस्थाई में, तो एच.सी. मुखर्जी और कृष्णा मचारी, बेटी कृष्णा मचारी, एच.सी. मुखर्जी, यह अस्थायी उपाध्यक्ष। अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी। अब हम लोग फसल रह जाते हैं अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो एच.सी. मुखर्जी का क्या हो गया फुल नेम? तो हरेंद्र कुमार मुखर्जी। अब हम बता रहे थे यहाँ बी.एन. राव के विषय में। तो संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव, लेकिन संवैधानिक प्रवक्ता कौन थे? तो राधा कृष्णन। अब यहाँ पर देखिए, बी.एन. राव संविधान सभा का सदस्य नहीं थे। बी.एन. राव हेडिंग में दे देना, इसको पूरा नोट करते जाना, तैयारी करने का यही रूल है। संविधान सभा का सदस्य बी.एन. राव नहीं थे। संविधान सभा का सदस्य बी.एन. राव नहीं थे। बी.एन. राव निःशुल्क कार्य किए, निःशुल्क कार्य किए। बी.एन. राव आईसीएस अधिकारी थे, आईसीएस अधिकारी थे। बर्मा के संविधान बनाने में, बर्मा का संविधान बनाने में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान निभाया। माना जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बाद सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हुए व्यक्ति बी.एन. राव थे। इसीलिए तो वह सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार। बेनेगल नरसिंह राव संविधान सभा का इस सदस्य नहीं थे। संवैधानिक सलाहकार थे, लेकिन संविधान सभा का सदस्य नहीं थे। महात्मा गांधी भी संविधान सभा का सदस्य नहीं थे। निःशुल्क इन्होंने कार्य किया, आईसीएस अधिकारी थे। बर्मा के संविधान बनाने में महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने निभाया।
बर्मा के संविधान से एक क्वेश्चन आता है, कौन? तो बी एन राव। बर्मा को अलग किस अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत से बर्मा को अलग किया गया। पॉइंट को समझ रहे हैं ना? और जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इंटरनेशनल कोर्ट है, उसमें जज बनने वाले पहले भारतीय थे, बी एन राव साहब। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज बनने वाले कोई भारतीय थे सबसे पहला, तो यह थे बी एन राव। पॉइंट को समझिएगा। अब यहां जो है ध्यान से देखिए, बी एन राव नहीं, बेनेगल नरसिंह राव नहीं, संविधान को कैसे बनाया जाए इसको लेकर इन्होंने प्रारूप तैयार किया। और संविधान के जो बी एन राव के द्वारा जो प्रारूप तैयार किया गया, यहां क्वेश्चन को समझो, बी एन राव के द्वारा जो प्रारूप तैयार किया गया, बी एन राव के द्वारा जो प्रारूप तैयार किया गया, बी एन राव के द्वारा जो प्रारूप तैयार किया गया, उस प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए, उस प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति का गठन किया गया और इस प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। कुल 7 सदस्य थे, दिमाग में रखिएगा, कुल 7 सदस्य थे इस प्रारूप समिति में। तो संविधान का प्रारूप तैयार किसने किया? तो बी एन राव, भीमराव अंबेडकर नहीं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे। जब बी एन राव ने प्रारूप तैयार कर दिया, मान लिया कि घर और में कोई फंक्शन होता है, तो कोई किसी व्यक्ति ने प्रारूप तैयार कर दिया, ऐसे से ऐसे होगा, अब उस पर सब लोग विचार करते हैं। ठीक उसी प्रकार से बी एन राव ने एक प्रारूप तैयार कर दिया। अब प्रारूप तैयार करने के बाद उस पर विचार विमर्श करने के लिए कि संविधान का इसी तरह से जो है बनाया जाए, प्रारूप कमेटी का गठन किया गया। दिमाग में रखिएगा, प्रारूप कमेटी में कुल 7 सदस्य थे। तो संविधान का प्रारूप को किसने तैयार किया? तो बी एन राव। अंबेडकर साहब क्या थे? तो प्रारूप कमेटी का अध्यक्ष थे। लेकिन प्रारूप कमेटी का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो बी एन राव। अब बी एन राव के विषय में आप जान गए। अब देखते हैं स्पेशली प्रारूप कमेटी। प्रारूप कमेटी क्या है से देखिए। ये जो प्रारूप कमेटी है, यहां पर गौर कीजिए, यह जो प्रारूप कमेटी है, प्रारूप समिति, इसको कहा गया है पांडुलेखन कमेटी। पांडुलेखन कहा गया है। इसी को कहा गया ड्राफ्टिंग, इसी को कहा गया है ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी इसी को कहा गया है। अब यहां जो देखिए, इसका गठन कब किया गया? तो 29 अगस्त 1947। इसका अध्यक्ष कौन थे? तब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। कुल कितने सदस्य? तो 7, अध्यक्ष सहित 7। दिमाग में रखिएगा। गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा अय्यर। अब यहां ध्यान से समझो, गोपाल स्वामी अयंगर और कृष्णा स्वामी अय्यर, विस्तृत आगे बताएंगे। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, किसने कहा था? कुछ आ रहा है ये बात दिमाग में? ये तो हम लोग जान जाते हैं, प्रस्तावना संविधान का भाग है, किसने कहा? प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है, किसने कहा? तो कृष्णा स्वामी अय्यर ने ही कहा था। दीर्घकालीन सपनों का विचार है। प्रस्तावना जन्म कुंडली है, किसने कहा? तो के एम मुंशी। प्रस्तावना एक पवित्र दस्तावेज है, किसने कहा? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, किसने कहा? तो भार्गव।
संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, आर्टिकल 32 को आत्मा किसने कहा? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। गर्दा गर्दा उड़ा देना है, क्वेश्चन छूट जाएगा, मजाल है। प्रारूप कमेटी का क्या क्या नाम है? गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। 3 को दिमाग में आया? तो गोपाल कृष्णा, दिमाग में रखिएगा, गोपाल कृष्णा मुंशी, इसको याद रख लेना। गोपाल कृष्णा मुंशी, गोपाल कृष्णा मुंशी। ये अध्यक्ष को आप तो अलग से याद रख लेना। अब यहां देखो, गोपाल कृष्णा मुंशी, तो गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, अब मुंशी से हो गया के एम मुंशी, के एम मुंशी हो गया। कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी। यह प्रारूप समिति का एकमात्र कांग्रेस का प्रतिनिधि थे, एकमात्र कांग्रेस का सदस्य थे, एकमात्र कांग्रेस थे। प्रश्न था कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य? तो 7। उसमें से एकमात्र कांग्रेस का कौन थे? तो के एम मुंशी। के एम मुंशी का पूरा नाम तो कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी। अध्यक्ष तो एक अलग से दिमाग में है, अब इसको दिमाग में रखो, गोपाल कृष्णा मुंशी, गोपाल कृष्णा मुंशी, ये याद है। अब इसको देखो, प्रारूप कमेटी को बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी या पांडुलेखन कमेटी। गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। अध्यक्ष कौन थे? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। सदस्य कितने? तो 7। और 7 सदस्य में कौन कौन है इसको लिख लो सही से, नहीं तो गड़बड़ आ जाएगा। एक को क्वेश्चन में छूटेगा जी, गर्दा गर्दा उड़ा देना। अब यहां जो है देखो, गोपाल कृष्णा मुंशी 3 को हो गया। अब देखो, सादुल्ला माधव कृष्णा माचारी, गोपाल कृष्णा मुंशी साधुतोला माधव कृष्णा, गोपाल कृष्णा मुंशी साधुतोला माधव कृष्णा। गोपाल मतलब गोपाल अयंगर, कृष्णा मतलब कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर। मुंशी मतलब के एम मुंशी। सादुतोला मोहम्मद सादुतोला, यह मुस्लिम एकमात्र थे, इसमें मुस्लिम थे। माधव माधवराव और कृष्णा मचारी, टीटी कृष्णा मचारी। तो माधवराव बीएल मित्र के स्थान पर थे। बीएल मित्र त्याग पत्र दे दिए, त्याग पत्र दे दिए, तो उन्हीं के स्थान पर माधवराव को बनाया गया। और डीपी खेतान, डीपी खेतान की मृत्यु हो गई 1948 में, तो इन्हीं के जगह पर कृष्णा मचारी को बनाया गया। तो 3 3 6 आएगा भीमराव अम्बेडकर साहब अध्यक्ष, 7 को हो गए। तो गोपाल कृष्णा मुंशी 3 3 को करके याद रखना। गोपाल कृष्णा मुंशी, सादुल्ला माधवराव, सादुल्ला माधव कृष्णा मचारी। तो गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, यह एकमात्र कांग्रेस का थे, एकमात्र कांग्रेस का थे। कांग्रेस का तो सब लगभग थे, लेकिन मूल रूप से जो कांग्रेस का थे वह के एम मुंशी थे, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी। तो गोपाल कृष्णा मुंशी, सादुल्ला माधव कृष्णा, गोपाल कृष्णा मुंशी, इसको अगर 3 को याद रख लो, गोपाल कृष्णा मुंशी, गोपाल कृष्णा मुंशी, गोपाल कृष्णा मुंशी, 3 को हो गया। भीमराव अम्बेडकर 4 को। सादुल्ला माधव कृष्णा, इसमें भी कृष्णा, इसमें भी कृष्णा। ये 2 को अलग से याद रखो, सादुल्ला माधव, इसमें भी कृष्णा, इसमें भी, ये तो अलग से याद हो गया। ये 2 को या सादुल्ला माधव। इस सब में मुस्लिम जैसा कौन नाम है? सादुल्ला, तो यह मुस्लिम का। के एम मुंशी एकमात्र कांग्रेस का। डीपी खेतान की मृत्यु के बाद कौन बने? तो कृष्णा मचारी। डीपी खेतान की मृत्यु कब हुआ था? 48 में। अब भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना?
1949 में। एकदम दिमाग में रख ले रहो। राष्ट्रमंडल देशों का सदस्य कब बना? 49 में। डीपी खेतान की मृत्यु कब हुई? तो 48 में। अब बीएल मित्र के स्थान पर माधव राव, तो बीएल मित्र डेथ नहीं किए, त्याग पत्र दिए। डीपी खेतान की मृत्यु हुई, अब बीएल मित्र त्याग पत्र दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको आप नोट बना लेना। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार प्रेसिडेंट बने हैं। हम लोग पढ़ रट रहे हैं, लगातार 2 बार बनने वाले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो लगातार 2 बार राष्ट्रपति बनने वाला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये तो रहे 1950 से 1952, 1952 से 1957, 1957, यानी कि लगातार 2 बार बनने वाले राष्ट्रपति। 52 में जो आम चुनाव हुआ उसमें बने 5 बरस, समझ रहे हैं ना? तो 52 और 5 57, फिर बने तो 57 और 5 62, तो यानी कि 1950 से 1962 तक रहे, तब 12 बरस। राष्ट्रपति का तो कार्यकाल होता है 5 बरस, तो 5 दूनी 10 बरस, लगातार 2 बरस, 2 बार रहे। तो यहाँ तो 2 बरस एक्स्ट्रा हो रहा है। तो 1950 में 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया 2 बरस के लिए। और यह किस आर्टिकल में उल्लेख था? तो आर्टिकल 380। तो आर्टिकल 380 को अब समाप्त कर दिया गया है, लेकिन आर्टिकल 380 में क्या उल्लेख था? आर्टिकल 380 में यह उल्लेख था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया जाए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम राष्ट्रपति के विषय में जानकारी था आर्टिकल 380 में। अंतरिम राष्ट्रपति का मतलब प्रोटेम प्रेसिडेंट, मतलब अगला कोई राष्ट्रपति परमानेंट जब तक न चुन लिया जाए, जब तक वो बने रहेंगे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तो अंतरिम राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950 को ही निर्वाचित कर लिया गया। निर्वाचित, मनोनीत नहीं। 1950 से 1952 2 बरस रहे, और 1952 से 57। तो आपको दिमाग में आ रहा कि आएंगे तो 1952 में तो प्रथम आम चुनाव हुआ था 1951-52। तो 1951-52 के पहले ही जो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बने, तो चुनाव तो हुआ 1952 में, निर्वाचित तो होना चाहिए 1952। तो आप जो बोल रहे हैं बार बार कि 24 जनवरी 1950 कोई मनोनीत न हुए, निर्वाचित हुए, ये क्या मामला था? तो यह मामला यह था कि संविधान सभा संसद के रूप में भी कार्य कर रही थी। तो उन्होंने एक घोषणा की, प्रेस विज्ञप्ति निकला कि जिनको राष्ट्रपति बनना है वो एक फॉर्म निकाला गया। तो फॉर्म सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एक ही पीस फॉर्म जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भरे। तो निर्वाचित हुआ कि नहीं हुआ? यदि कई लोग भरते, चुनाव होता कि नहीं होता? होता। तो निर्वाचित माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? निर्वाचित ही ना माना जाएगा जी। मान लिया कि कोई इलेक्शन कहीं होता है, कोई व्यक्ति जीत जाता है, कोई खड़ा नहीं होता है, एक ही व्यक्ति जो है कोई जीत जाता है, सिर्फ ओनली, कोई उसके टक्कर में नहीं रहता है, तो उसको आप मनोनीत कहेंगे कि निर्वाचित कहेंगे? निर्वाचित कहेंगे ना जी। तो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहली बार 24 जनवरी 1950 ईस्वी को निर्वाचित हुए, ये नहीं कि मनोनीत हुए, 1950 में। तो 1950 से 52, 52 से 57, 57 से 62, 3 टर्म में रहे। लेकिन अंतर यही है कि जो 1950 से 52 रहे, यह अंतरिम राष्ट्रपति रहे। अंतरिम, प्रोटेम। अंतरिम का मतलब होता है प्रोटेम, मतलब जब तक कि कोई अगला न चुन लिया जाए। समझे बात को? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसी तरह से नोट्स बनाते रहो। हारना ही है तो हिम्मत से हारना है, हिम्मत अभी नहीं हारना है। ये हम नहीं बोले थे, अभिमन्यु बोले थे। बोलो राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।